हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड में शासन करने वाले पौरव वर्मन राजवंश के बारे में जाना था और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के ही कत्यूर राजवंश के बारे में जानेंगे। देखिए, कत्यूर राजवंश जो रहा था वो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का सबसे अंतिम राजवंश रहा था। जब हमने अपने उत्तराखंड के इतिहास को कवर करा था, शुरू करा था, तो हमने देखा था कि हम उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित करके जानते हैं। वो 3 भाग थे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसी प्रकार जो प्राचीन इतिहास था उसमें उत्तराखंड में शासन करने वाली प्राचीन प्रजातियों से लेकर कत्यूर राजवंश का समयकाल रहा था। यानी कि उत्तराखंड की जो प्राचीन प्रजातियां थी वहां से लेकर जो कत्यूर राजवंश रहा था वहां तक के टाइम को हमने प्राचीन इतिहास के अंदर लिया था। तो इसी प्राचीन इतिहास का जो अंतिम राजवंश रहेगा वो कत्यूरी राजवंश रहेगा। इस कत्यूरी राजवंश के पश्चात हम उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास को जानेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम चंद राजवंश के बारे में जानेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास के कत्यूरी राजवंश को शुरू करते हैं। देखिए, कत्यूरी राजवंश को जानने से पहले, किसी भी राजवंश को जानने से पहले उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। यानी कि ये जो राजवंश आया था, मैं कत्यूरी राजवंश की बात करूं तो कत्यूरी राजवंश का जो इतिहास रहा था वो क्या रहा था, सर्वप्रथम हम इसे जानेंगे। या फिर मैं कहूं जो कत्यूरी राजवंश था वो अस्तित्व में आया कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, कत्यूरी राजवंश के इतिहास को समझने से पहले हमें इस राजवंश से पूर्व के इतिहास को जानना होगा। और इस राजवंश से पूर्व 3 ऐसे शासक रहे थे जहां से इस कत्यूरी राजवंश का उदय माना जाता है। जो पहला शासक इसमें माना जाता है वो माना जाता है कल्याण वर्मन। ठीक है, जो पहला शासक माना जाता है वो माना जाता है कल्याण वर्मन। ठीक है, जो दूसरे शासक की हम बात करेंगे वो बात करेंगे यशोवर्मन की। दूसरा शासक जो रहेगा वो यशोवर्मन रहेगा। और जो हमारा अंतिम शासक रहेगा वो रहेगा ललितादित्य मुक्तिपीठ। ठीक है, तो 3 शासक को कल्याण वर्मन, यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तिपीठ से कत्यूरी राजवंश की स्थापना का आरंभ होता है। देखिए, जिस समय उत्तराखंड में पौरव वर्मन राजवंश शासन कर रहा था उस समय जो टिहरी का क्षेत्र था, ठीक है, जो टिहरी का क्षेत्र था वहां एक शासक राज किया करता था जिसका नाम था कल्याण वर्मन। ठीक है, तो जो टिहरी क्षेत्र में राज किया करता था उसका नाम था कल्याण वर्मन। इस कल्याण वर्मन की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिल जाती है पलेठी के सूर्य मंदिर से। ठीक है, पलेठी के सूर्य मंदिर से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है कि ये जो राजवंश रहा था ये पौरव वर्मन राजवंश के समय में रहा था। ठीक है, तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है उस पलेठी के सूर्य मंदिर से हमें कल्याण वर्मन की राजधानी का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो टिहरी के जो कल्याण वर्मन शासक था उसने इस पलेठी को ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बने कल्याण वर्मन की राजधानी क्या रही थी तो उसका आंसर हो जाएगा टिहरी का पलेठी का जो पलेठी क्षेत्र है वहां कल्याण वर्मन की राजधानी थी। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे शासक यशोवर्मन की। देखिए, जिस समय पौरव वर्मन राजवंश का पतन का टाइम चल रहा था तो उस समय कन्नौज में एक शासक राज किया करता था जिसका नाम था यशोवर्मन। ठीक है, कन्नौज का ही पुराना नाम था कन्याकुब्ज। तो मैं इसे लिखते हुए चलता हूँ,
तो इस कन्याकुब्ज में जो शासन करता था उसका नाम था यशोवर्मन। इसी यशोवर्मन ने, ठीक है, इसी यशोवर्मन ने चमोली के जोशीमठ में, चमोली के जोशीमठ में अपना एक सामंत रखा था। उस सामंत का नाम था वसंत देव। ठीक है, चमोली के जोशीमठ में एक सामंत रखा था, उस सामंत का नाम था वसंत देव। ठीक है, तो चमोली का जो जोशीमठ था वहाँ इस यशोवर्मन का एक सामंत रहता था, एक सामंत शासन करता था जिसका नाम था वसंत देव। और सामंत को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सामंत ऐसे ऊंचे अहदे के लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में राजा जैसा व्यवहार करते हैं। तो एक तरह से ये जो वसंत देव था वह भी राजा ही रहा था चमोली के जोशीमठ क्षेत्र का। इसके पश्चात हम आ जाते हैं अपने ललितादित्य मुक्तपीठ पे जो तीसरा शासक है। ठीक है, तो ललितादित्य मुक्तपीठ जो था उस टाइम पीरियड का, यानी कि पौरवर्मन राजवंश का जब पतन चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड का ये सबसे प्रतापी शासक रहा था। ठीक है, सबसे प्रतापी जो शासक था वो यही ललितादित्य मुक्तपीठ रहा था। इसी के पश्चात ये जो ललितादित्य मुक्तपीठ होता है ये कन्नौज के ही पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करता है। ठीक है, तो कन्नौज की जो पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ जो शासक राज किया करता था उसका नाम था ललितादित्य मुक्तिपीठ। ठीक है, तो ललितादित्य मुक्तपीठ जो होता है वो पौरवर्मन राजवंश के टाइम पीरियड का एक महत्वपूर्ण शासक, एक प्रतापी शासक रहा होता है जो कन्नौज के ही पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया करता है। अब देखिए, अब मैंने आपको यह बताया था कि जो उत्तराखंड था उस समय पौरवर्मन राजवंश के टाइम पीरियड पर जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था वो ब्रह्मपुर क्षेत्र था। इसी ब्रह्मपुर के लिए अलग अलग जो राजा थे वो युद्ध करा करते थे। तो इसी के पश्चात एक युद्ध होता है ललितादित्य मुक्तिपीठ और यशोवर्मन के बीच। ठीक है, जो ब्रह्मपुर क्षेत्र था उस ब्रह्मपुर क्षेत्र को अपना साम्राज्य बनाने के लिए, ठीक है, अपना साम्राज्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इस ललितादित्य मुक्तपीठ को यशोवर्मन से युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो युद्ध होता है वो ललितादित्य मुक्तपीठ और यशोवर्मन के बीच होता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में यशोवर्मन पराजित हो जाता है। तो यशोवर्मन क्या हो जाता है इस युद्ध में, यशोवर्मन पराजित हो जाता है। इसी के पश्चात जो ललितादित्य मुक्तपीठ था, ठीक है, जो ललितादित्य मुक्तपीठ था जो कन्नौज के पश्चिमी क्षेत्र पर राज किया करता था उसको कन्नौज का भी क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, इसी के बाद जब यह यशोवर्मन को पराजित कर देता है तो उसके पश्चात यह अन्य पौरवर्मन राजवंश के शासकों पर आक्रमण कर देता है और उन्हें भी पराजित कर देता है। इस पराजय के बाद यही ललितादित्य मुक्तपीठ अपने क्षेत्र कन्नौज के पश्चिमी क्षेत्र पर दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है, तो जो ललितादित्य मुक्तपीठ था उसने सर्वप्रथम यशोवर्मन को पराजित करा और उसके पश्चात जितने भी पौरवर्मन राजवंश के शासक रहे थे उन्हें इसने पराजित करा। इसी प्रकार जो पौरवर्मन राजवंश था उसका पतन हो गया। और अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ललितादित्य मुक्तपीठ जब यशोवर्मन को पराजित करता है, यशोवर्मन से युद्ध करता है, तो वह चमोली के इस जोशीमठ के सामंत वसंतदेव पर आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो यह जो वसंतदेव था यह एक सामंत रहा था, जिस कारण इस पर ललितादित्य मुक्तपीठ आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, तो यशोवर्मन जब पराजित हो जाता है, इसी पराजय के बाद जो इसका सामंत रहता है वसंतदेव, ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित
कर लेता है। ठीक है, तो वसंत देव क्या करता है, वसंत देव स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है और एक नए राजवंश की, एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। उस राजवंश को हम कहते हैं कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश जो रहा था वो अस्तित्व में इस प्रकार आया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ललितादित्य मुक्तपीठ ने यशोवर्मन को पराजित करा और उसी पराजय के बाद जो इसका सामंत था चमोली के जोशीमठ में वसंत देव, वो स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है। ठीक है, तो ये इतिहास था कत्यूरी राजवंश का। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं इस कत्यूरी राजवंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखो, कत्यूरी राजवंश का जो टाइम पीरियड था, जो समयकाल रहा था, वो 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है। देखिए, अलग अलग इतिहासकार इस टाइम पीरियड को अलग अलग बताते हैं। कुछ इस वंश को 2 भागों में भी विभाजित करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 740 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समयकाल मानते हैं वो कत्यूरी राजवंश का मानते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो कत्यूरी राजवंश रहा था, यह एक ऐसा राजवंश रहा था जिसे उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। तो एक पॉइंट बना के मैं लिखता हूं कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश था वो यह कत्यूरी राजवंश रहा था। इसी कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी कत्यूरी वंश के टाइम पीरियड पर अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और साथ साथ अनेकों विद्वानों को भी जो आश्रय दिया गया वो इसी के टाइम पीरियड पर दिया गया था। तो कत्यूरी राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश मानने के पीछे कारण यह है कि यह जो राजवंश था उस टाइम पीरियड पर अनेक मंदिरों का निर्माण करा गया और साथ साथ अनेकों जो विद्वानों को आश्रय मिला वो इसी के टाइम पीरियड पर मिला था। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश था वो कत्यूरी राजवंश था और जो प्रथम राजनीतिक राजवंश रहा था वो कुड़िंद राजवंश रहा था। तो ये दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऐतिहासिक राजवंश रहा था वो कत्यूरी राजवंश रहा था और प्रथम राजनीतिक जो शासन रहे थे, जो शासक रहे थे, जो राजवंश रहा था वो कुड़िंद राजवंश रहा था। ठीक है, देखिए अब आगे हम समझते हैं जो कत्यूरी राजवंश था उसको राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी राजवंश के काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी के साथ साथ यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का स्वर्णकाल, ठीक है, कत्यूरी राजवंश को किसके द्वारा कहा गया तो वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश को क्या कहा गया, उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा गया था। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश था, ठीक है, जो कत्यूरी राजवंश था उसकी लिपि, भाषा, उपभाषा और उपाधि क्या रही थी। देखिए इन सभी को जानने से पूर्व हम यहाँ पर एक और चीज जानते हैं कि जो लक्ष्मीदत्त जोशी थे, ठीक है, जो लक्ष्मीदत्त जोशी थे और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, लक्ष्मीदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो कत्यूरी राजवंश के शासक रहे थे उनका मूल स्थान अयोध्या माना गया है।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो बद्रीदत्त पांडे थे और लक्ष्मीदत्त जोशी जो रहे थे, उन्होंने कत्यूरी राजवंश के, जो कत्यूरी राजवंश था, उस कत्यूरी राजवंश का मूल स्थान अयोध्या को माना है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं इनकी जो उपाधि थी या भाषा रही थी या उपभाषा रही थी, उन सभी को। देखो, सबसे पहले हम इनकी भाषा समझते हैं। ठीक है, तो जो कत्यूरी राजवंश रहा था उसकी भाषा संस्कृत रही थी। देखिए, प्राचीन इतिहास है, प्राचीन काल है, तो प्राचीन काल की ही एक भाषा हमारी संस्कृत रही थी। तो इसी प्रकार जो कत्यूरी राजवंश था उसने अपनी भाषा संस्कृत मानी है। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की जो भाषा रही थी वो संस्कृत रही थी और इनकी एक उपभाषा भी देखने को मिल जाती है जो है पाली। ठीक है, तो पाली इनकी क्या रही थी, उपभाषा रही थी। इसके बाद मैं लिपि की अगर बात करूं तो इनकी जो लिपि रही थी वो देवनागरी लिपि रही थी और जो इनका उपाधि रही थी, ठीक है, जो इनकी उपाधि रही थी वो परम भट्टारक महाराजाधिराज रही थी। परम भट्टारक महाराजाधिराज इनकी क्या रही थी, उपाधि रही थी। देखिए, परम भट्टारक महाराजाधिराज की जो उपाधि थी वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, जो पौरवर्मन शासकों को दी जाती थी और पौरवर्मन शासकों के उस शासक का नाम था द्रुतिवर्मन, जिसका हमें उल्लेख मिलता है कि इसने अपनी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज बनाई थी। तो चार चीज़ें, इसकी भाषा कत्यूरी राजवंश की भाषा संस्कृत रही थी, उपभाषा इनकी पाली रही थी, लिपि इसकी देवनागरी रही थी और उपाधि इसकी परम भट्टारक महाराजाधिराज रही थी। देखिए, उपाधि जो रही थी परम भट्टारक महाराजाधिराज वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पौरवर्मन राजवंश की भी यह उपाधि देखी थी। ठीक है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है इसकी उपभाषा क्या थी और साथ साथ इसकी लिपि क्या रही थी। ये दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और भाषा तो आप समझ ही गए होंगे, जो भाषा रही थी वो संस्कृत रही थी। ठीक है, तो इतनी चीज हमने इस कत्यूरी राजवंश के बारे में समझी। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश काल था, ठीक है, जो कत्यूरी राजवंश काल था वो 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच रहा था और इसी बीच एक आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो इसी कत्यूरी काल में ही, कत्यूरी राजवंश के काल में ही केदारनाथ की यात्रा पर आए थे। तो लगभग 820 ईस्वी के आसपास जो केदारनाथ आए थे आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, केदारनाथ यात्रा पर आए थे। कौन आए थे, आदि गुरु शंकराचार्य। इसी के इन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में अगर मैं बताऊं तो 820 ईस्वी में ही इन आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की भी यात्रा करी थी। ठीक है, बद्रीनाथ की भी यात्रा करी थी और बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए इन्होंने नारद कुंड से श्री विष्णु की मूर्ति को निकालकर स्थापित करा था। ठीक है, नारद कुंड से विष्णु की मूर्ति को स्थापित करा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो केदारनाथ यात्रा पर 820 ईस्वी में आए थे और इसी 820 ईस्वी में इन्होंने बद्रीनाथ की भी यात्रा करी और साथ साथ इस बद्रीनाथ से इन्होंने विष्णु की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित भी करा था।
तो आपका क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि 820 ईस्वी में नारद कुंड से विष्णु की मूर्ति को निकालकर किसने स्थापित करा था। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि 820 ईस्वी में कौन किसके काल में उत्तराखंड के केदारनाथ में आया था या फिर किसने बद्रीनाथ यात्रा करी थी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नारद कुंड से विष्णु की मूर्ति को 820 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित करा गया। तो उसका आंसर हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, तो इसी के पश्चात जो 820 ईस्वी ही था, 820 ईस्वी में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने ठीक है केदारनाथ धाम पर अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, प्राणों को त्याग दिया था और ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 820 ईस्वी में किसने अपने प्राणों को केदारनाथ में त्यागा, ऐसा पूछा गया है। वो उसका आंसर था आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो किसके काल में केदारनाथ आए थे और कब केदारनाथ आए थे। 820 ईस्वी में ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो अब आगे हम जानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश के साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए कोई भी राजवंश होता है उसके जो मुख्य साक्ष्य रहते हैं या प्राचीन इतिहास में जो उसके मुख्य साक्ष्य रहते हैं या तो वो अभिलेख रहते हैं या उनके द्वारा बनाए गए कुछ मंदिर रहते हैं या फिर मुद्राएं रहती हैं। इसी प्रकार जो कत्यूरी राजवंश था उसकी जानकारी के जो स्रोत थे वो मुख्यतः अभिलेख रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉपिक लिखते हुए चलता हूँ, जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की जो जानकारी के मुख्य स्रोत हैं वो वर्तमान समय तक प्राप्त हुए 8 अभिलेख हैं। ठीक है, तो जिसकी जानकारी किससे मिल जाती है, हमें अभिलेखों से मिल जाती है। ठीक है, और वर्तमान तक कुल 8 अभिलेख हमें कत्यूरी राजवंश के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो 8 अभिलेख हैं ये हमें कत्यूरी राजवंश के प्राप्त हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कत्यूरी राजवंश के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों से हमें ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है चमोली के पांडुकेश्वर क्षेत्र का। ठीक है, चमोली के पांडुकेश्वर क्षेत्र का। तो चमोली का जो पांडुकेश्वर क्षेत्र है वहां से हमें कत्यूर वंश की जानकारी के 4 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? 4 अभिलेख हमें चमोली के पांडुकेश्वर क्षेत्र से कत्यूरी राजवंश के मिले हैं। इसके पश्चात 2 अभिलेख हमें जागेश्वर से प्राप्त हुए हैं और एक अभिलेख हमें चंपावत तथा एक अभिलेख बागेश्वर के बैजनाथ से मिला है। तो चमोली के पांडुकेश्वर से 4 अभिलेख, जागेश्वर से हमें 2 अभिलेख, चंपावत और बागेश्वर के बैजनाथ से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो सर्वाधिक मात्रा में कत्यूरी राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं वो हमें पांडुकेश्वर क्षेत्र से मिले हैं जो चमोली जिले में स्थित है। तो ये थी अभिलेख के बारे में। कुल 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं कत्यूरी राजवंश से संबंधित, जिसमें 4 अभिलेख हमें मिले हैं कहाँ से? गढ़वाल के, चमोली के पांडुकेश्वर क्षेत्र से और 2 अभिलेख जागेश्वर से,
एक अभिलेख हमें बागेश्वर के बैजनाथ से और एक चंपावत से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी रही थी उसकी। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी रही थी, राजधानी सर्वप्रथम मैं टॉपिक डाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए कत्यूरी राजवंश ने अपनी जो राजधानी बनाई वो 2 जगह को बनाई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो रणचूला घाट थी वो भी कुछ शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन जो सर्वप्रथम कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था वसंत देव। ठीक है, जो संस्थापक था, मैंने आपको बताया कि ये जो संस्थापक रहा था वसंत देव, वो पहले कहाँ का सामंत रहा था? चमोली के जोशीमठ का सामंत रहा था। ठीक है, चमोली के जोशीमठ का। ठीक है, चमोली के जोशीमठ का जो क्षेत्र था उसका जो सामंत रहा था वो कौन रहा था? वो रहा था कौन? वसंत देव। ठीक है, तो वसंत देव जो रहा था वो चमोली के जोशीमठ का सामंत रहा था। इस प्रकार इस वसंत देव ने सर्वप्रथम जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी बनाई थी वो इस जोशीमठ के क्षेत्र को बनाई थी। तो संस्थापक जो था वो वसंत देव था, जिसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जोशीमठ को बनाई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कत्यूर वंश की प्रथम राजधानी क्या थी, तो वो थी चमोली का जोशीमठ क्षेत्र। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई गई? जो कत्यूर वंश के संस्थापक वसंत देव के द्वारा बनाई गई थी। इसके पश्चात जो दूसरी राजधानी थी, जो इसकी दूसरी राजधानी रही थी, वो बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र की बैजनाथ घाटी रही थी। ठीक है, बागेश्वर जिले के जो गरुड़ क्षेत्र था उसकी जो बैजनाथ घाटी थी वो कत्यूरी राजवंश के दूसरी राजधानी रही थी। ठीक है, पहली राजधानी जोशीमठ में और दूसरी राजधानी बैजनाथ घाटी के क्षेत्र में रही थी। इसी को कार्तिकेयपुर भी बोला जाता था। ठीक है, इसी को कार्तिकेयपुर भी बोला जाता था। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर जो थी वो इनकी दूसरी राजधानी रही थी। अब इस कार्तिकेयपुर के बारे में अगर मैं और तथ्य बताऊं तो कार्तिकेयपुर जो क्षेत्र रहा था उस क्षेत्र में गरुड़ नदी और गोमती नदी के किनारे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, गरुड़ और गोमती नदी के किनारे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव तथा पार्वती का विवाह हुआ था। तो गरुड़ में गोमती नदी के किनारे जो विवाह हुआ था वो शिव तथा पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के पश्चात यह भी माना जाता है कि जो कार्तिकेयपुर का जन्म था वो भी इसी बैजनाथ घाटी के आसपास हुआ था, जिस कारण इसे कार्तिकेयपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। और आपको यह भी बताते हुए चलता हूँ कि जो कत्यूर राजवंश था उसके जो इष्ट देव रहे थे वो कार्तिकेय भगवान रहे थे। ठीक है, कार्तिकेय भगवान जो रहे थे वो कत्यूर वंश के इष्ट देव रहे थे। तो राजधानी हमने जानी, 2 राजधानी थी, चमोली का जोशीमठ जो कि वसंत देव ने बनाई और बागेश्वर जिले के गरुड़ के बैजनाथ घाटी जो थी वो जिसे कार्तिकेयपुर भी कहा जाता था वो इनकी दूसरी राजधानी रही थी। तो 2 राजधानी हमने जानी। आगे हम जानेंगे कि ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, कार्तिकेयपुर क्षेत्र था, वो जो राजधानी बनाई गई वो किन शासकों के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए, अब हम इनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ ऐसे इतिहासकार रहे थे जिन्होंने कत्यूर वंश के शासकों को अलग अलग बताया। यानी कि जो कत्यूर वंश था उसको सर्वप्रथम बद्रीदत्त पांडे ने,
ठीक है। सर्वप्रथम जो बद्रीदत्त पांडे थे उन्होंने कत्यूर वंश को सूर्यवंशी बताया, ठीक है, सूर्यवंशी बताया। दूसरे जो एटकिसन थे, एटकिसन जो थे उन्होंने कत्यूर वंश को कश्मीर के कट्टूर वंश से संबंधित माना, ठीक है। तो दो ऐसे इतिहासकार रहे थे जिसमें बद्रीदत्त पांडे ने इन्हें सूर्यवंशी कहा था और एटकिसन ने कहा कि ये जो कत्यूर वंश के शासक रहे थे ये कश्मीर के कट्टूर वंश से संबंधित रहे थे। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि बद्रीदत्त पांडे ने कत्यूरियों को क्या कहा, ठीक है, तो सूर्यवंशी कहा था। दूसरा पूछ लेगा एटकिसन के द्वारा कत्यूर वंश को किस वंश का माना जाता है, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कट्टूर वंश का, जो कहाँ के निवासी रहे थे, जो कश्मीर के निवासी रहे थे, ठीक है। अब इसी के पश्चात हम जो इनके आदि पुरुष रहे थे उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो कत्यूर वंश था उस कत्यूर वंश के जो आदि पुरुष थे वो शालिवाहन रहे थे, ठीक है। तो कत्यूर वंश के आदि पुरुष कौन रहे थे, शालिवाहन रहे थे। और इष्ट देव जो रहे थे वो कौन रहे थे, कार्तिकेय भगवान रहे थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कत्यूर वंश के इतिहास को जाना, उनकी राजधानी को समझा और उनके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं 8 अभिलेख, उन अभिलेखों को भी हमने समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी राजवंश के अन्य जो शासक रहे हैं उन शासकों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।